हेलो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस की। इससे पिछले वीडियोस में हम डायमेंशंस के दो यूजेस के बारे में बात कर चुके हैं। पहला यूज था टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला और एन एक्सप्रेशन। अब आज हम तीसरे यूज पे बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस के, और ये है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। तो हम डायमेंशंस की हेल्प से देखने जा रहे हैं कि किन्हीं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच कोई रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। तो अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से नोट करते हैं। डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। विद हेल्प ऑफ डायमेंशंस ऑब्टेन इट्स फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जो बाकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होगी। तो अब यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है, ये उसकी लेंथ एल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम यहाँ इसी की हेल्प से इसी क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ बेटा टाइम पीरियड टी जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड करना मतलब प्रोपोर्शनल होना, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। तो अब ये जब इन पे डिपेंड कर रहा है तो इनकी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं। तो हमने मान लिया पावर्स इनकी हैं ए बी, इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। ओके, अब जब आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी आएगा टी इज इक्वल्स टू के एल की पावर ए जी की पावर बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और ये के क्या है? ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब इसकी डायमेंशन होती नहीं है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये डायमेंशंस की लिमिटेशंस है। तो अब जरा देखना, तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे। तो टाइम पीरियड की डायमेंशंस होती है टी, और ये के क्योंकि डायमेंशनलेस है तो इसकी हम लोग डायमेंशन इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। एल यानी लेंथ की डायमेंशन हो गई एल, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की आपको पता है डायमेंशन होती है एल टी पावर -2। तो अब एल की डायमेंशन ए थी और उसकी पावर भी लिख देते हैं। जी की डायमेंशन एल टी टू द पावर -2 थी, उसकी पावर भी बी लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे एल की डायमेंशन ए यहाँ है और बी यहाँ है, यानी एल की डायमेंशन दो जगह है, तो हम एल को एक साथ लिख देते हैं। यानी एल की पावर ये ए हो गई और यहाँ है बी, तो ए प्लस बी, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती है, तो एल की पावर ए और यहाँ की बी, ए प्लस बी कर दिया। अब टी की डायमेंशन, टी की डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट्स पावर होता है, इसीलिए मैं इसको पावर को कभी कभी डायमेंशंस कह देता हूँ। तो देखना टी की पावर यहाँ पे है -2 और ये बी, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो गया -2b। और इधर टी पहले से ही चल रहा था ऐसे। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो आप बताइएगा जरा, यहाँ पे एल और टी दोनों में किसकी पावर इजी है? तो आप कहोगे टी की पावर इजी है -2b, ये वाली a प्लस बी है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले इजी पावर को कंपेयर करते हैं। तो टी की पावर इजी है -2b, तो -2b यहाँ लेफ्ट, या -2b यहाँ राइट साइड में टी की पावर है, और लेफ्ट साइड में टी की ही पावर से इसे कंपेयर करते हैं। राइट लेफ्ट साइड में टी की पावर कितनी है? 1, तो -2b को मैंने लिख दिया 1, तो ये आ गया b इज इक्वल्स टू -12, तो b की वैल्यू आ गई -12। इसी तरीके से अब जो बची हुई पावर है उसको कंपेयर करते हैं। बची हुई पावर कौन है? यहाँ l की पावर a प्लस बी। अब वो चाहे इजी हो चाहे टफ हो, उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी है पावर l की राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में l है ही नहीं, तो जो होता ही नहीं है उसकी पावर को 0 मानते हैं। तो अब जरा देखना, a और प्लस b की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे -12 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लेफ्ट साइड में -12 है तो राइट साइड में ये +12 बन जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू +12। तो देखिए इस तरीके से a और b दोनों ही की वैल्यूज आ गई। अब a और b की वैल्यूज जो दोनों आई हैं, a की वैल्यू ½ और b की वैल्यू -12, इन दोनों को हम रख देंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि t इज इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर बी। एल की पावर ए है, जी की पावर बी है, तो हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। तो देखो जरा, यहाँ t इज इक्वल टू हम कह देंगे के एल की पावर है ए मतलब हाफ पावर, तो एल की पावर हाफ हो गई। जी की पावर बी यानी कि माइनस हाफ पावर हो गई, यहाँ बी की पावर वैल्यू है माइनस हाफ। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर हाफ, और ये न्यूमरेटर में जी की पावर माइनस हाफ है, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा जी की पावर प्लस हाफ। और अब हम इसे कह सकते हैं एक साथ एल और जी की पावर को हाफ लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं के इंटू एल अपॉन जी की होल पावर हाफ। और होल पावर हाफ को हम रूट में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला डेराइव हो गया। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ द पार्टिकल, velocity v of the particle and radius r of the circular path. Using the dimensions obtain the formula for the force. तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसको एक सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स F है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मास m पर, वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर। अच्छा, अब डिपेंड करने का मतलब जो है कि उसकी कुछ पावर्स पे भी डिपेंड कर सकता है, तो हम पावर कंसीडर कर लेते हैं। m की पावर a मान लेते हैं, v की पावर b मान लेते हैं, r की पावर c मान लेते हैं। और जब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा k, तो बन गया k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। और यहाँ k क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे, इधर लेफ्ट साइड में f की डायमेंशंस लिखेंगे और राइट साइड में हम मास, वेलोसिटी और रेडियस की डायमेंशंस लिखेंगे। तो बेटा लेफ्ट साइड में डायमेंशन फोर्स की क्या होगी, आपको पता होगा ml t की पावर -2। अगर आपको पता नहीं कि डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ k की डायमेंशन होगी नहीं, ये तो डायमेंशनलेस है, तो मास की डायमेंशन होती है m, उसकी पावर a हो गई। वेलोसिटी की डायमेंशन lt पावर -1 होती है और उसकी पावर हो गई b। और रेडियस की डायमेंशन, रेडियस एक टाइप से लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी c। अब यहाँ सभी डायमेंशंस को रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखो जब देखो मास एक ही जगह पे है राइट साइड में, तो मास को तो ऐसे ही लिख देंगे, मास की पावर a। अब यहाँ लेंथ देखो, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी है, तो यहाँ पावर है b, यहाँ पावर है c, तो हो जाएगा लेंथ की पावर b और प्लस c, दो जगह है ना। तो अब यहाँ t की पावर क्या है भाई, एक ही जगह है, तो t की पावर यहाँ देखो एक -1 और एक b, तो -1 और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो -b। और इधर लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना है, ml t की पावर -2। अब यहाँ डायमेंशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे इजी कौन डायमेंशन लग रही है, तो आप कहोगे m की डायमेंशन, m की पावर सबसे इजी लग रही है, तो m की पावर राइट साइड में a है और लेफ्ट साइड में इसको m की पावर से ही कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड में m की पावर है 1, तो ये बड़े आसानी से आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड में t की पावर क्या है -b, और लेफ्ट साइड में भी t की पावर से इसे कंपेयर करते हैं। देखो राइट साइड में t की पावर है -b और लेफ्ट साइड में t की पावर -2, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो आ गया b इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से अब बचा जो उसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे बचा है l की पावर b प्लस c है, तो अब देखो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू, अब l की पावर से इसे कंपेयर करते हैं लेफ्ट में l की पावर है 1, तो अब b की वैल्यू लिख देते हैं 2 और प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू आएगा, ये 2 जब इधर माइनस का हो जाएगा तो 1 - 2 यानी कि -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से a b c और तीनों की वैल्यू आ गई। a b c की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो जरा इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारा है, इन्हें हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है कि f इज इक्वल्स टू के m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं भाई, देखो जरा m यहाँ पे a की पावर है
यहाँ पे ए की पावर देखो के ऐसे लिख दिया, ए की पावर यहाँ पे है 1 तो एम की पावर 1 लिख दिया, वी की पावर है बी है बी यानी कि 2 तो वी की पावर 2 लिख दिया, आर की पावर सी, सी यानी कि कितनी -1 तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम जो माइनस पावर इसको नीचे लिख देंगे तो k इज इक्वल टू एम, 1 पावर लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ये हो गया एम वी स्क्वायर और आर की पावर नीचे 1 हो जाएगी, के एम वी स्क्वायर बाई आर। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे हम k की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो k की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल पा रहोगे क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायमेंशंस की लिमिटेशंस हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से हम किन्हीं क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन को डेराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्लूइड प्रेशर P डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी रो, डेप्थ h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। यूजिंग द डायमेंशंस ऑब्टेन द एक्सेलरेशन फॉर द प्रेशर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो जब से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा है फ्लूइड प्रेशर P जो है वो P डिपेंड कर रहा है डेंसिटी रो पे, हाइट डेप्थ h पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, यानी कि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है p इज डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग मतलब प्रोपोर्शनल होना, रो पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड करता है। तो इनकी पावर्स लिख देते हैं हम, रो की पावर हो जाएगी a, इसकी b, इसकी c लिख देते हैं पावर। और इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटने पे कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा p इज इक्वल टू k रो की पावर a, हाइट की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c। और यहाँ k क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी इसकी डायमेंशंस नहीं है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसके बाद अब हम दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखते हैं। तो प्रेशर P की डायमेंशन होती है फोर्स की डायमेंशन और एरिया की डायमेंशन, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ऊपर फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, नीचे एरिया की। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t की पावर -2 और एरिया की होती है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू एल यानी L स्क्वायर। तो ये हो गई प्रेशर की डायमेंशन। जो डायमेंशंस आपको नहीं आती आप निकाल लीजिएगा उनको, L और ये L कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में K की कोई डायमेंशन होगी नहीं। ये राइट साइड में डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल 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 यानी एल क्यूब। तो ये एल क्यूब हो जाएगा, तो इसे हम ऊपर लिख देंगे एल की पावर -3। तो ये डायमेंशन हो गई डेंसिटी की और इसकी पावर ए डी है। हाइट या डेप्थ, एच डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ मतलब एक लेंथ है, तो एल डायमेंशन इसकी लिखेंगे एल की पावर बी। यहाँ एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी की पावर -2 होती है। जो डायमेंशन आपको नहीं आती तो मेरे पिछले वीडियोज में आप उनको सीख सकते हैं। तो अब जरा देखते हैं, ये इसकी डायमेंशन हो गई m, एक l बच गया तो l की पावर -1 t की पावर -2। और राइट साइड में देखो डायमेंशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। तो मास तो एक ही जगह पे है, तो मास को ऐसे ही लिख देते हैं। मास की डायमेंशन एक्चुअली यहाँ पे a है। तो अब यहाँ पे देखो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की पावर क्या है, यहाँ भी है पावर लेंथ की, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जरा सही कर लेते हैं। एल की पावर यहाँ है 3 और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a, यहाँ है b तो प्लस b, यहाँ है c तो प्लस c और यहाँ t देखो एक ही जगह है, तो t की पावर लिख देते हैं। t की पावर क्या है, ये -2 और c तो हो गई -2c। तो अब इसके बाद हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे इजी यहाँ कौन पावर लग रही है, m की पावर, l की पावर, t की पावर में सबसे जो इजी हो उसको सबसे पहले कंपेयर किया करो। तो हर कोई बता सकता है कि भाई सबसे इजी पावर मुझे यहाँ पे m की लग रही है। तो m की पावर यहाँ है a और लेफ्ट साइड में m की पावर है 1, तो ये m की पावर आ गई। इसी तरीके से उसके बाद कौन इजी पड़ रहा है, यहाँ t की डायमेंशन इजी पड़ रही -2c। तो -2c है यहाँ पे t की डायमेंशन और लेफ्ट साइड में t से ही कंपेयर करते हैं। t की यहाँ पावर है -2, तो -2 कैंसिल, तो c = 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे है जो बच रहा है उसकी डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो बचा कौन, यहाँ l बचा है। तो l की पावर यहाँ पे है भाई -3a प्लस b प्लस c और यहाँ l की पावर लेफ्ट साइड में क्या है -1। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे 1, a = 1 हो गया, प्लस b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू 1 है = -1। तो यहाँ देखो -3 + 1 यानी -2 बचेगा।
तो -2 + b = -1, तो b = ये राइट साइड में -2 जाएगा तो +2 बन जाएगा और ये आ जाएगा -1 + 2 यानी 1 वैल्यू आ जाएगी b की। तो देखिए a, b और c तीनों की वैल्यू 1 1 1 आई है। तो अब हम इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तीनों की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कहेंगे? p = है k और रो की पावर a, h की पावर b, g की पावर c। यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ p = k और रो की पावर a यानी 1, सबकी 1 1 वैल्यू है। तो रो की पावर 1, h की पावर भी 1 और g की पावर भी 1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं k रो एच जी या h रो g, जैसे भी आप चाहें इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी इक्वेशंस प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके आप बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से ये डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट होता है। तीनों यूज़ पे एक-एक क्वेश्चंस एटलीस्ट एग्जाम में ज़रूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।